हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एंड आई एम ए टीचर इंजीनियर प्रवीण कुमार बागड़े। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। और मैं आज आपके लिए बहुत ही शानदार वीडियो केमिस्ट्री का लूसेंट बुक से लेकर आया हूं। तो दोस्तों, आज मैं आपको लूसेंट की बुक से चैप्टर नंबर 14 या टॉपिक नंबर 14 मानव निर्मित पदार्थ ह्यूमन मेड मटेरियल्स को पढ़ाने वाला हूं। तो दोस्तों, बात करते हैं आज हम वर्सेटाइल ह्यूमन मेड मटेरियल्स के ऊपर डिटेल में डिस्क्राइब करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपने मेरे इस शानदार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और हमारे प्रत्येक वीडियो का आनंद लेते रहे। और साथ ही साथ बाजू वाली घंटी बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले, ताकि हमारे द्वारा बनाए जा रहे प्रत्येक आकर्षक वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की अपनी स्टडी। लेट्स स्टार्ट नाउ। तो दोस्तों, बिना समय गवाए स्टार्ट करेंगे मानव निर्मित पदार्थों के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको प्रमुख विस्फोटक के बारे में पढ़ाऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा डायनामाइट की। तो दोस्तों, डायनामाइट जो होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसका आविष्कार सन 1867 में अल्फ्रेड नोबल ने किया। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा डायनामाइट के आविष्कार की। तो इसका आविष्कार 1857 की क्रांति के 10 साल बाद 1867 में अल्फ्रेड नोबल ने किया। और अल्फ्रेड नोबेल जो थे दोस्तों, ये स्वीडन देश के महान वैज्ञानिक थे और इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, डायनामाइट बहुत ही हानिकारक, खतरनाक और डेंजरस केमिकल पदार्थ होता है, जिसको नाइट्रोग्लिसरीन की सहायता से बनाया जाता है। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यह नाइट्रोग्लिसरीन को किसी अक्रिय पदार्थ जैसे लकड़ी के बुरादे में अवशोषित करके बनाया जाता है। बात करूंगा दोस्तों, जिलेटिन डायनामाइट में नाइट्रोसेलुलोज की मात्रा उपस्थित है। इसे विस्फोट के समय उत्पन्न गैसों का आयतन क्या होता है, बहुत अधिक होता है। तो दोस्तों, इसमें जिलेटिन की मात्रा भी पाई जाती है और नाइट्रोसेलुलोज की मात्रा भी पाई जाती है। इसके अलावा दोस्तों, आधुनिक डायनामाइट में नाइट्रोग्लिसरीन की जगह सोडियम नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, कई लोग बोलते हैं कि यू लुकिंग लाइक से डायनामाइट, यानी कि तुम बहुत ही विस्फोटक लग रहे हो। तो दोस्तों, इस तरह से आगे बढ़ते हैं ट्राइनाइट्रोटॉल्यूइन के ऊपर। तो ये जितने भी आपको मैं बता रहा हूँ ट्राइनाइट्रोटॉल्यूइन। तो दोस्तों, ट्राइनाइट्रोटॉल्यूइन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक होता है, क्योंकि यह बेंजीन की सहायता से या फिनॉल की सहायता से या फिर जो भी आपके बेंजीन होते हैं, जो भी गोलीय संरचना वाले कार्बनिक यौगिक होते हैं, उनकी सहायता से बनाया जाता है। तो बात करूंगा दोस्तों ट्राइनाइट्रोटॉल्यूइन की। तो इसे शॉर्ट में टीएनटी कहा जाता है। कंपटीशन एग्जाम में दोस्तों पूछ लिया जाता है कि टीएनटी का पूरा नाम क्या होता है। तो टीएनटी का पूरा नाम ट्राइनाइट्रोटॉल्यूइन होता है। इसके अलावा दोस्तों, यह टॉल्यूइन C6H5CH3 यानी कि मेथिल बेंजोएट के साथ सांद्र H2SO4 एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल की क्रिया से बनाया जाता है। इसकी विस्फोटक गति 6900 मीटर प्रति सेकेंड है, यानी कि एक सेकेंड में अप्रॉक्स 7 किलोमीटर तक की गति से यह विस्फोट करता है। यानी कि ट्राइनाइट्रोटॉल्यूइन इज वेरी एक्सप्लोसिव मटेरियल इज मेड बाय ह्यूमन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसकी विस्फोटक गति जो होती है वो 7000 किलोमीटर यानी कि 6900 मीटर प्रति सेकेंड से ज़्यादा होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके बाद में बात करूंगा ट्राइनाइट्रोफिनॉल की। तो टीएनपी का पूरा नाम कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। टीएनटी और टीएनपी दोनों एक प्रकार के एक्सप्लोसिव मटेरियल होते हैं। तो टीएनपी का पूरा नाम ट्राइनाइट्रोफिनॉल होता है दोस्तों, ट्राइनाइट्रोफिनॉल होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसे पिक्रिक अम्ल भी कहा जाता है। तो पिक्रिक अम्ल के नाम आपने बहुत सुना होगा, तो पिक्रिक अम्ल भी कहा जाता है। ट्राइनाइट्रोफिनॉल को पिक्रिक अम्ल भी कहा जाता है। कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिया जाता है दोस्तों कि पिक्रिक अम्ल का दूसरा नाम क्या है, तो ट्राइनाइट्रोफिनॉल होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यह फिनॉल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल की क्रिया से बनाया जाता है। यह फिनॉल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल की क्रिया से बनाया जाता है, जिसमें क्या होता है, फिनॉल जो होता है दोस्तों, फिनॉल का जब आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो इस तरह से होता है, इस तरह से उसका स्ट्रक्चर होता है। और उसके
यहाँ पर एक OH जुड़ा होता है। क्या जुड़ा होता है दोस्तों? OH, यानी कि बेंजीन की संरचना में जब हम OH को जोड़ देते हैं तो उससे क्या बनता है? फिनॉल बनता है। और जब हम इसे सांद्र नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तो उससे क्या होता है दोस्तों? आपका जो फिनॉल होता है वो नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करके क्या बनाता है? TNP यानी कि ट्राई नाइट्रोफिनॉल बनाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन के बारे में। तो ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन इज आल्सो ए एक्सप्लोसिव मटेरियल एंड इट्स ए कलरलेस ऑयली लिक्विड एंड वी आल्सो नोन इट लाइक एज ऑयल ऑफ नोबेल। मतलब कि दोस्तों ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन एक प्रकार का रंगहीन तैलीय द्रव है। इसे नोबल का तेल भी कहा जाता है। यह डायनामाइट बनाने के काम में आता है। तो डायनामाइट बनाने के लिए ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन का वाइडली यूज्ड किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यह सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल व सांद्र नाइट्रिक अम्ल की ग्लिसरीन के साथ अभिक्रिया करके बनाया जाता है। तो दोस्तों कभी कभी कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड को ग्लिसरीन के साथ अभिक्रिया करके, यानी कि इसमें 3 चीजें लगती है दोस्तों ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को बनाने के लिए, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र नाइट्रिक अम्ल और ग्लिसरीन। इन तीनों को एक साथ अभिक्रिया करके क्या बनाया जाता है? ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, जो कि एक विस्फोटक पदार्थ है, जो कि रंगीन तैलीय द्रव है और इसे नोबल का तेल भी कहा जाता है। तो इन सारे फैक्ट को आपको बिल्कुल दिमाग में घुसेड़ लेना है और अच्छी तरह से फिट कर लेना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करेंगे हम RDX की। तो नाम तो आपने सुना ही होगा, वेलकम एंड वेलकम बैक 2 मूवी आई थी, उसमें जो उसका विलन था वेलकम का RDX। तो दोस्तों RDX बहुत ही खतरनाक कैरेक्टर था। आप लोग अगर वेलकम मूवी देखेंगे तो आपको पता होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। RDX एक विस्फोटक पदार्थ है जिसका पूरा नाम रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव है। मतलब कि अनुसंधान और विकसित विस्फोटक है। अनुसंधान और विकसित विस्फोटक है। RDX का पूरा नाम रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव है। इसके अलावा दोस्तों इसका रासायनिक नाम कभी कभी कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसका रासायनिक नाम साइक्लो मिथाइलिन ट्राइनाइट्रोमाइन होता है। इसका रासायनिक नाम साइक्लो मिथाइलिन ट्राइनाइट्रोमाइन होता है। इसके अलावा दोस्तों इसे प्लास्टिक विस्फोटक भी कहा जाता है। इस विस्फोटक को USA में साइक्लोनाइट, जर्मनी में हेक्सोजन और इटली में T4 के नाम से भी जाना जाता है। इटली में से T4 के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो कभी कभी कंपटीशन एग्जाम में आता है कि प्लास्टिक विस्फोटक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों RDX को प्लास्टिक विस्फोटक कहा जाता है। इस फैक्ट को आपको रट लेना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। RDX में तापमान एवं आग की गति को बढ़ाने के लिए एल्यूमिनियम चूर्ण को मिलाया जाता है। तो दोस्तों RDX के निर्माण में एल्यूमिनियम चूर्ण की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। द मेन रोल प्ले द चूर्ण ऑफ एल्यूमिनियम इन RDX। ठीक है दोस्तों, यहां मैंने चूर्ण को हिंदी में बोल दिया है। आपको थोड़ी हंसी आना चाहिए, पढ़ाई के लिए हंसना भी जरूरी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करूंगा RDX विस्फोटक की ऊष्मा 1510 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम होती है। मतलब कि काफी अधिक मात्रा में किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम एनर्जी को प्रोड्यूस करता है RDX। इसी कारण इसका उपयोग एज ए एक्सप्लोसिव किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों इसका उपयोग जो है चट्टानों को उड़ाने के लिए माइंस में भी किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों RDX की विस्फोटक ऊष्मा 1510 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम होती है। यानी कि 1 किलो RDX से हम 15,000 यानी कि 1510 किलो कैलोरी एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा RDX की खोज के बारे में। RDX की खोज 1899 ईस्वी में जर्मनी के हेंस हेनिंग ने शुद्ध सफेद दानेदार पाउडर के रूप में किया था। इसका उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान स्थिर यौगिक के रूप में परिवर्तित करने के लिए किया गया था। मतलब कि RDX का उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध के समय से ही किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करेंगे हम गन पाउडर या बारूद की।
तो गन पाउडर या बारूद को आपने देखा होगा दोस्तों, इसकी खोज रोजर बैंकन ने की थी, रोजर बैंकन। तो आपको इस फैक्ट को याद रख लेना है, इसकी खोज रोजर बैंकन ने किया था। इसे बनाने में पोटेशियम नाइट्रेट का यूज किया जाता है। दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि बारूद जो होता है इसे बनाने के लिए पोटेशियम नाइट्रेट का यूज किया जाता है। और मैंने आपको कई बार बताया है कि पोटेशियम और सोडियम दो धातुएं हैं जो बहुत ही क्रियाशील होती है और इन्हें काय में रखा जाता है, बहुत ही संभाल के रखा जाता है। आगे बढ़ते हैं। सोडियम और लिथियम होती है दोस्तों, पोटेशियम उससे कम क्रियाशील होती है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में मैं बात करूंगा इसका अभिलेखित प्रयोग 1346 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा यूनान के युद्ध में किया गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, पर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों साबुन या सौंफ की। तो साबुन, आप नहाते हैं तो साबुन से नहाते हैं, बिना साबुन के कोई नहीं नहाता है दोस्तों। अगर बिना साबुन के 2 दिन नहाओगे तो आप जो है गंदी तरीके की स्मेल आएगी आपसे। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि सर स्मेल क्यों आती है, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, हमारे शरीर के ऊपर छोटे छोटे कई प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो क्या करते हैं कि हमारी त्वचा में जो भी गंदगी होती है उसे खाते हैं और वहीं पर मर जाते हैं। तो उन्हीं के कारण हमें बदबू आती है, सूक्ष्म जीवों के कारण। तो जब हम साबुन से नहाते हैं तो वो सब साफ हो जाते हैं और फिर हमें एक अच्छी फीलिंग आती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, साबुन के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। तो दोस्तों अभी सभी साधारण साबुन उच्च वसीय अम्लों जैसे स्टेरिक, पॉलीमिटिक और ओलिक अम्ल के सोडियम और पोटेशियम लवणों के मिश्रण होते हैं। तो दोस्तों सभी साबुन जो होते हैं वो उच्च वसीय अम्लों और सोडियम और पोटेशियम के लवण होते हैं। साबुन बनाने की क्रिया को साबुनीकरण की क्रिया कहा जाता है। दोस्तों कभी कभी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि साबुन बनाने की क्रिया को क्या कहा जाता है, तो उसे साबुनीकरण की क्रिया कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों वे साबुन जो उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण होते हैं वो कड़े साबुन होते हैं, इनका उपयोग कपड़ा धोने में किया जाता है। मतलब कि ऐसे साबुन जो वसीय अम्लों के सोडियम लवण होते हैं, कड़े साबुन कहलाते हैं, इनका उपयोग कपड़ा धोने के लिए किया जाता है। इसके बाद में दोस्तों वे साबुन जो उच्च वसीय अम्लों के पोटेशियम लवण होते हैं यानी कास्टिक पोडास होते हैं, उन्हें मुलायम साबुन कहते हैं, इनका उपयोग नहाने के लिए किया जाता है। तो आप जिससे नहाते हो वो पोटेशियम लवण होते हैं दोस्तों, उच्च वसीय अम्लों के। आपको ऐसे याद रखना है कि हम नहाते हैं वो पोटेशियम से नहाते हैं और कपड़े धुलते हैं सोडियम से। ठीक है दोस्तों, तो सोडियम जो होता है वो ज़्यादा क्रियाशील होता है, कपड़ों का मैल निकाल देता है, लेकिन पोटेशियम कम क्रियाशील होता है सोडियम की अपेक्षा, इसलिए वो शरीर का मैल निकालता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे डिटर्जेंट की। तो डिटर्जेंट का यूज़ आपने किया होगा, सर्फ एक्सल, फलाना ढिकाना, अमका ढमका। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं डिटर्जेंट की। तो डिटर्जेंट जो होते हैं दोस्तों जब इन्हें पानी में मिलाया जाता है तो वो उसके पृष्ठ तनाव को कम कर देते हैं, जिससे पानी के अणु जो होते हैं वो गंदगी को जा करके सफा कर देते हैं। तो इस तरह से दोस्तों डिटर्जेंट जो होते हैं इनका उपयोग पानी का पृष्ठ तनाव कम करने के लिए किया जाता है। तो आइए दोस्तों डिटेल में डिटर्जेंट पे डिस्क्राइब करते हैं। तो दोस्तों इनमें लंबी श्रृंखला का हाइड्रोकार्बन होता है एवं श्रृंखला के अंत में एक ध्रुवीय समूह, परंतु ये साबुन से इस मामले में उत्तम है कि Ca2+ यानी कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम 2+ यानी मैग्नीशियम आयन, Fe3+ यानी कि फेरिक आयन के साथ अघुलनशील लवण प्रदान नहीं करता है। इसके उदाहरण है सोडियम एल्काइल सल्फोनेट, सोडियम एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट। तो दोस्तों ये जो डिटर्जेंट होते हैं ये अघुलनशील लवण प्रदान नहीं करता है। इसके उदाहरण है सोडियम एल्काइल सल्फोनेट, सोडियम एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट। तो दोस्तों जो आपके डिटर्जेंट होते हैं ये अघुलनशील लवण प्रदान नहीं करते हैं, मतलब कि डिटर्जेंट पानी में घुल जाता है लेकिन साबुन और नहीं घुलता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में बात करूंगा साबुन और डिटर्जेंट में यही अंतर होता है दोस्तों, साबुन जो होती है वो पानी में नहीं घुलती है लेकिन डिटर्जेंट पूरा जल्दी घुल जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। डिटर्जेंट एवं एंजाइम मिला हुआ पदार्थ बहुत ही साफ धुलाई करता है। इस प्रकार की धुलाई को माइक्रो सिस्टम धुलाई कहते हैं। तो दोस्तों डिटर्जेंट में अगर एंजाइम मिला हुआ पदार्थ है तो ये काफ़ी अच्छी धुलाई करता है, इसे माइक्रो सिस्टम धुलाई कहा जाता है। तो कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि माइक्रो सिस्टम धुलाई में डिटर्जेंट में क्या मिला होता है। तो दोस्तों माइक्रो सिस्टम धुलाई में डिटर्जेंट में एंजाइम मिला होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नोट पॉइंट है, महत्वपूर्ण फैक्ट है, आपको बिल्कुल रट लेना है कि पानी में साबुन और डिटर्जेंट की मैल दूर करने की क्रिया को मिसेल
के निर्माण के द्वारा होती है। तो जब हम पानी में साबुन या डिटर्जेंट मिलाते हैं तो मिसेल बनता है, यानी कि ऐसा पानी बनता है जिसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और यह सफाई के लिए बहुत जरूरी होता है, इसे ही मिसेल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके अलावा मैं आपको एक जीके का फैक्ट बता दूं कि बराक ओबामा पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका की पत्नी का नाम भी मिसेल ओबामा था, याद रखना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, बात करूंगा सीमेंट की। तो सीमेंट जो होता है दोस्तों, सीमेंट की खोज पोर्टलैंड नामक स्थान पर की गई थी, इसीलिए एक पोर्टलैंड सीमेंट भी मार्केट में अवेलेबल होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सीमेंट पे डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। तो चूना पत्थर या खड़िया को मृतिका, लाल मिट्टी या सैल के साथ, सैल यानी कि रेत के कण दोस्तों के साथ खूब गर्म करने से प्राप्त होने वाले पदार्थ को सीमेंट कहते हैं। इसमें कैल्शियम के एल्यूमिनेटो व सिलिकेटो का मिश्रण होता है, यानी कि एल्यूमिनियम और सिलिकॉन के कुछ क्या होते हैं, सिलिकेट होते हैं, का मिश्रण होता है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सीमेंट उत्पादन संयंत्रों को चूना पत्थर, चिकनी मिट्टी और जिप्सम की आवश्यकता होती है। इस तरह से दोस्तों सीमेंट का निर्माण करने के लिए चूना पत्थर, चिकनी मिट्टी और जिप्सम की आवश्यकता होती है। इसके बाद में आगे डिस्कस करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम डिस्कस कर रहे हैं सीमेंट के ऊपर। तो सीमेंट प्रमुख रूप से कैल्शियम सिलिकेटो और एल्यूमिनियम सिलिकेटो का मिश्रण है। इसे जल के साथ मिश्रित करने पर जमने का गुण होता है। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि सीमेंट जो होती है, जब उसमें पानी डाला जाता है तो वो जमने लगती है और जम करके पत्थर से भी कठोर हो जाती है। इसीलिए सीमेंट का यूज वर्सेटाइल इमारतों के निर्माण में, ब्रिज के निर्माण में और कई सारे कार्यों में किया जाता है। दोस्तों वर्तमान समय में सीमेंट की ब्रिक्स भी बनने लगी है, जिससे इमारतों में और भी मजबूतियां आने लगी है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जल के साथ मिश्रित करने पर सीमेंट का जमना और उसमें उपस्थित कैल्शियम सिलिकेटो और एल्यूमिनियम सिलिकेटो के जलयोजन के कारण होता है। तो जो कैल्शियम सिलिकेट और एल्यूमिनियम सिलिकेट होते हैं और जो रेत के कण होते हैं और जिप्सम की जो मात्रा होती है सीमेंट में, जब उसमें पानी मिलाया जाता है तो वो आपस में जुड़ने लगते हैं और उनके बीच आसंजक बल या परस्पर इंटर कनेक्टिविटी बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है कि वो एक दूसरे को पकड़ लेते हैं, जिससे वो पत्थर से भी ज्यादा मजबूत हो जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सीमेंट में 2 से 5% तक जिप्सम मिलाने का उद्देश्य सीमेंट के प्रारंभिक जमाव को धीमा करना होता है। तो दोस्तों आप लोगों ने इस चीज को ऑब्जर्व किया होगा कि सीमेंट जो होती है वो प्रारंभ में धीमी होती है, लेकिन जैसे जैसे वो हवा खाती है या हवा लगती है और पानी आप उस पर डालते जाते हैं तो वो जमने लगती है। ये धीरे धीरे जमती है, लेकिन धीरे जमने के कारण उसका जो दृढ़ीकरण होता है वो ज्यादा प्रभावी होता है, जिसके कारण लंबे समय तक इमारत को कोई क्षति नहीं होती है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक महत्वपूर्ण फैक्ट बताने वाला हूं कि सीमेंट का जो आविष्कार है वो दोस्तों इंपॉर्टेंट नोट के अंतर्गत दिया गया है कि सन 1824 एडी में एक ब्रिटिश इंजीनियर जोसेफ एम्पिडिन ने देखा कि चूना पत्थर और चिकनी मिट्टी से जोड़ने पर एक ऐसा पदार्थ बनता है जो अधिक शक्तिशाली और जलरोधी होता है, यानी कि जितना ज्यादा पानी डालोगे उतनी ज्यादा मजबूती बढ़ते जाती है। और सीमेंट की खोज पोर्टलैंड नामक स्थान पर हुई थी, इसीलिए उसने उस सीमेंट का नाम पोर्टलैंड सीमेंट रखा था, क्योंकि यह रंग में पोर्टलैंड के चूना पत्थर जैसा था। पोर्टलैंड में जो चूना पत्थर पाया जाता है उसके जैसे वो दिखता था, इसीलिए उसे पोर्टलैंड चूना पत्थर कहा। और सीमेंट की खोज ब्रिटिश के इंजीनियर लोग बहुत खोज करते हैं दोस्तों, इंजीनियर जोसेफ एस्पडीन ने किया था। इसके अलावा दोस्तों आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि सीमेंट का अच्छे से अच्छा नॉलेज सिविल इंजीनियर्स के पास होता है। और मैं भी आपको एक सलाह दूंगा कि आप जब भी इमारत बनाओ तो एसीसी सीमेंट का यूज करो, वो सस्ता नहीं लेकिन मजबूत होता है। और भी सीमेंट होते हैं वो भी अच्छी क्वालिटी के होते हैं, लेकिन बजट में और अवेलेबिलिटी के हिसाब से अपने यहाँ पे एसीसी काफी अवेलेबल है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों एक सीमेंट का संगठन है, एक टेबल बनी हुई है, मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा डिस्कस दूंगा। ये मेरी पर्सनल राय है दोस्तों, आपको मानना है मानो, आप दूसरी सीमेंट भी यूज कर सकते हैं। तो सीमेंट के संगठन की बात करूंगा मैं। तो दोस्तों बात करूंगा मैं कैल्शियम ऑक्साइड की। तो कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है दोस्तों, इसमें सीमेंट में कैल्शियम ऑक्साइड 60 से 70% होता है, यानी सबसे ज्यादा मात्रा चूना पत्थर की पाई जाती है दोस्तों सीमेंट में। इसके बाद में बात करूंगा दोस्तों सिलिका की। तो सिलिका ऑक्साइड जो होता है, जो रेत होती है, वो
20 से 25% सीमेंट में पाई जाती है। इसके अलावा दोस्तों जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है वो जो होता है सीमेंट में मात्र 5 से 10% पाया जाता है, और आयरन ऑक्साइड जो होता है दोस्तों वो मात्र 2 से 3% पाया जाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड 2% पाया जाता है, सोडियम ऑक्साइड 1.5% पाया जाता है, पोटेशियम ऑक्साइड 1.5% पाया जाता है, और सल्फर डाइऑक्साइड ओनली 1% पाया जाता है। तो इस तरह से दोस्तों कभी कभी कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सीमेंट में सबसे अधिक मात्रा किसकी पाई जाती है, तो चूना पत्थर की पाई जाती है दोस्तों, जिसे कैल्शियम ऑक्साइड कहा जाता है। इसकी मात्रा 60 से 70% पाई जाती है। यही फैक्ट आपको बिल्कुल रट लेना है। बाकी फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों उर्वरक के ऊपर। तो उर्वरक या फर्टिलाइजर के बारे में आप जानते होंगे दोस्तों, भारत एक कृषि प्रधान देश है और मध्य प्रदेश जो है कृषि क्रमण पुरस्कार जो है 5 से 6 बार जीत चुका है। तो हमें उर्वरकों के बारे में अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। एंड वी आर आल्सो द सन ऑफ फार्मर्स, हम सभी किसान के बेटे हैं, और अगर हम किसान के बेटे नहीं भी हैं तो हमारे दादा दादी किसानी करते थे। तो दोस्तों हमें इस चीज़ का अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। तो दोस्तों मैं बात करूंगा उर्वरक या फर्टिलाइजर की। तो मृदा में बाहर से मिलाए जाने वाले रासायनिक पदार्थ जो मृदा की उपजाऊपन को बनाए रखने में सहायक होते हैं, उर्वरक कहलाते हैं। उर्वरक कई प्रकार के होते हैं दोस्तों। तो मृदा की उर्वरक क्षमता को बनाए रखने वाले पदार्थों को उर्वरक या फर्टिलाइजर कहा जाता है, और फर्टिलाइजर कई प्रकार के होते हैं। तो आइए दोस्तों डिटेल में डिस्क्राइब करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको नाइट्रोजनी उर्वरकों के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों वे उर्वरक जिनमें मुख्यतः नाइट्रोजन तत्व पाया जाता है नाइट्रोजनी उर्वरक या नाइट्रोजन के उर्वरक कहलाते हैं। दोस्तों मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया है कि यूरिया भारत में या मध्य प्रदेश में या धान की खेती में प्रयोग किया जाने वाला महत्वपूर्ण उर्वरक होता है। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा सभी अकार्बनिक यौगिकों में सर्वाधिक होती है, यानी कि 46% नाइट्रोजन होता है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया है कि कंपटीशन एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आता है कि किस अकार्बनिक यौगिक में नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो दोस्तों यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा 46% यानी सर्वाधिक होती है। और यूरिया का सूत्र तो आपको पता ही है, NH2 ट्वाइस CO ट्वाइस एन, सॉरी दोस्तों थोड़ा भी मेरा काम नहीं कर रहा है टच, थोड़ा सा वेट कीजिए। तो दोस्तों हम लोग डिस्कस कर रहे थे नाइट्रोजनी उर्वरक पर। तो मैंने आपको बताया कि धान की खेती में नाइट्रोजनी उर्वरक का बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है। दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि यूरिया एक ऐसा कार्बनिक पदार्थ होता है जिसमें सबसे ज्यादा नाइट्रोजन का परसेंटेज पाया जाता है। 46% नाइट्रोजन इसमें पाया जाता है। दोस्तों कभी कभी कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जाता है कि यूरिया में कितने % नाइट्रोजन पाया जाता है। तो दोस्तों आंख मूंद के आपको 46% पे टिक करना है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको दूसरी जानकारी ये बता दूं कि यूरिया का प्रयोग धान की खेती में पौधे की तेजी से वृद्धि करने के लिए किया जाता है। जब हमारी जो धान की रोपाई की जो खार होती है उसमें अगर वो धीरे धीरे बढ़ रही है तो उसमें यूरिया मार दो और पानी चला दो, खपखपा के बढ़ जाती है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अमोनियम सल्फेट के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो अमोनियम सल्फेट जो होता है दोस्तों यह भी एक प्रकार का नाइट्रोजनी उर्वरक होता है, और नाइट्रोजनी उर्वरक अमोनिया सल्फेट में सबसे ज्यादा अमोनिया का परसेंटेज पाया जाता है दोस्तों। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अमोनिया जो होता है यह आलू के लिए सबसे अच्छा उर्वरक होता है, और आलू जो होता है यह हमारे बालाघाट जिले में खाने के लिए बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। बालाघाट जिले के लोगों के लिए आलू सब्जियों का राजा कहलाता है। इसके अलावा दोस्तों आलू भट्टा बोले तो बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जी मानी जाती है, और तेकारी का भट्टा यहाँ पर बहुत ही फेमस है। दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, अगर आप बालाघाट जिले में रहते हैं और लालबर्रा तहसील में रहते हैं और अगर आपने तेकारी का भट्टा नहीं खाया तो लालबर्रा की कोई चीज़ नहीं खाई। दोस्तों तेकारी का भट्टा यहाँ बहुत ही फेमस है। और इसके अलावा दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि आलू के लिए सबसे ज़्यादा अमोनियम सल्फेट नामक उर्वरक यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अमोनियम सल्फेट का प्रयोग चूना रहित भूमि में नहीं किया जाता है। अमोनियम सल्फेट को उसी जगह पर उपयोग किया जाता है जहां की मिट्टी में चूने की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कैल्शियम नाइट्रेट पर डिस्कस करेंगे। कैल्शियम नाइट्रेट एक ऐसा फर्टिलाइजर होता है दोस्तों जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा अत्यधिक पाई जाती है। यह नाइट्रोजन का सबसे अच्छा उर्वरक होता है। बाजार में नॉर्वेजिनियन साल्ट पीटर के नाम से जाना जाता है।
तो दोस्तों कभी कभी कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि नॉर्वेजिनियन साल्टपीटर कौन से उर्वरक को कहा जाता है। तो दोस्तों नॉर्वेजिनियन साल्टपीटर कैल्शियम नाइट्रेट को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कैल्शियम साइनामाइड के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो कैल्शियम साइनामाइड जो होता है दोस्तों, इसका सूत्र CaCN ट्वाइस होता है दोस्तों। कैल्शियम साइनामाइड जो होता है दोस्तों, इसका प्रयोग बुआई करने के पहले किया जाता है। कार्बन के साथ इसके मिश्रण को बाजार में नाइट्रोलीम के नाम से बेचा जाता है। तो दोस्तों बाजार में नाइट्रोलीम के नाम से कैल्शियम साइनाइड को बेचा जाता है। इसका प्रयोग बुआई के पहले किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, डिस्कस करेंगे पोटेशियम के उर्वरक के ऊपर। तो दोस्तों अभी तक हमने जितने भी डिस्कस किए वो सारे नाइट्रोजन के उर्वरक थे। अब पोटेशियम के उर्वरक पर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट, ये तीन जो है पोटेशियम के प्रमुख उर्वरक है। पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, इसके अलावा दोस्तों पोटेशियम नाइट्रेट और पोटेशियम सल्फेट, ये जो है दोस्तों ये क्या है, पोटेशियम के महत्वपूर्ण उर्वरक हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा फास्फोरस के उर्वरक के बारे में। तो दोस्तों फास्फोरस जो होता है यह भी पौधों की वृद्धि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। सुपर फास्फेट ऑफ लाइम, फास्फेटी धातुमल फास्फोरस के प्रमुख उर्वरक हैं। सुपर फास्फेट को हड्डियों को पीसकर बनाया जाता है। इसमें 16 से 20% फास्फोरस ऑक्साइड होता है दोस्तों। तो मैं बात करूंगा दोस्तों सुपर फास्फेट की। तो सुपर फास्फेट को जब हम बनाते हैं तो उसमें हड्डियों को पीस करके बनाया जाता है दोस्तों। जानवरों की हड्डियों को पीस करके सुपर फास्फेट को बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करूंगा आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स या कृत्रिम मधुरक के ऊपर। तो दोस्तों वर्तमान समय में मार्केट में कई प्रकार के आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स अवेलेबल है। दोस्तों वर्तमान समय में बहुत सारे लोग शुगर की प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि मार्केट में कई प्रकार के आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स अवेलेबल है, जिन्हें खा करके आप अपनी भोजन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा भी कर सकते हैं और शुगर की प्रॉब्लम से भी बचे रह सकते हैं। तो दोस्तों प्राकृतिक मधुरक जैसे सुक्रोज ग्रहण की गई कैलोरी को बढ़ाते हैं, इसीलिए बहुत से लोग कृत्रिम मधुरक को प्रयोग करना अधिक पसंद करते हैं। लेकिन दोस्तों मैं जहां रहता हूं बालाघाट लालबर्रा, यहाँ के लोग तो ज़्यादा उतना यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन मैं बात करूँगा मेट्रो सिटी दिल्ली, मुंबई और भोपाल, यहाँ के जो लोग होते हैं जिनको शुगर की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, जो शारीरिक श्रम कम करते हैं, वैसे लोगों को शुगर की प्रॉब्लम से बचने के लिए डॉक्टरों के द्वारा आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स को यूज करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि वे हमारे द्वारा ग्रहण की गई कैलोरी को बढ़ाते नहीं हैं और साथ ही साथ स्वाद का भी आनंद देते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आथोसल्फोबेंजीमाइड जिसे सैकरीन भी कहते हैं, प्रथम लोकप्रिय कृत्रिम मधुरक है। तो दोस्तों कभी कभी कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि प्रथम कृत्रिम मधुरक का नाम क्या है। तो दोस्तों सैकरीन का नाम आपने सुना होगा। सैकरीन जो होता है यह प्रथम लोकप्रिय कृत्रिम मधुरक है, जिसे आथोसल्फोबेंजीमाइड कहते हैं। तो कभी कभी सैकरीन का रासायनिक नाम भी कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसका रासायनिक नाम आथोसल्फोबेंजीमाइड भी होता है। यह सुक्रोज से भी 550 गुना अधिक मीठी होती है। यह शरीर में अपरिवर्तित रूप से मूत्र के साथ उत्सर्जित हो जाती है। तो दोस्तों यह शुगर फ्री, एक प्रकार का शुगर फ्री प्रोडक्ट होता है, जो कि हमारे मूत्र से सीधे ही बिना परिवर्तित हुए निकल जाता है। यह सेवन से पश्चात पूर्णतः अक्रिय व अहानिकारक प्रतीत होती है। यह बिल्कुल हानिकारक नहीं होती है दोस्तों, यह सेवन के पश्चात पूर्णतः अक्रिय और अहानिकारक प्रतीत होती है। इसका प्रयोग मधुमेह के रोगियों यानी कि जिन्हें शुगर की प्रॉब्लम होती है, वह उन व्यक्तियों के लिए जिन्हें कैलोरी अंतर्ग्रहण पर नियंत्रण की आवश्यकता है, यानी जिनको मोटापे की प्रॉब्लम है, के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है दोस्तों। तो सैकरीन का यूज करके आप अपनी फैट को कंट्रोल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करूंगा मैं बाजार में बिकने वाले प्रमुख कृत्रिम मधुरकों के बारे में। तो एस्पार्टेम, सैकरीन, सुक्रोलोस और एडिलिटेम है। तो दोस्तों बाजार में बिकने वाले प्रमुख कृत्रिम मधुरक या आर्टिफिशियल स्वीटन एजेंट्स जो है वो है एस्पार्टेम, सैकरीन, सुक्रालोस और एलिटेम है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों,
सबसे अधिक सफल और व्यापक रूप से उपयोग में आने वाला कृत्रिम मधुरक है। यह सुक्रोज के मुकाबले 100 गुना अधिक मीठा है। यह एस्पार्टिक अम्ल तथा फेनिल एनालिन से बने डाइपेप्टाइड की मेथिल एस्टर है। इसका उपयोग केवल ठंडे खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों तक ही सीमित है, क्योंकि खाना पकाने के तापमान पर यह अस्थायी होता है। कहने का मतलब यह है दोस्तों, एस्पार्टम जो होता है यह सबसे अधिक सफल और व्यापक रूप से प्रयोग किया जाने वाला कृत्रिम मधुरक है। सबसे ज्यादा फेमस मधुरक है एस्पार्टेम। यह सुक्रोज के मुकाबले 100 गुना अधिक मीठा है। यह एस्पार्टिक अम्ल और फेनिल एनालिन से बने डाइपेप्टाइड की मेथिल एस्टर है। इसका उपयोग केवल ठंडे खाद्य पदार्थों तक ही सीमित है, क्योंकि दोस्तों जब इसे गर्म पदार्थों में डाला जाता है तो यह अस्थायी रूप से क्या हो जाता है, वहां से वाष्पित हो जाता है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों इसके बाद में बात करूंगा एलिटेम की, तो यह प्रबल मधुरक है। यद्यपि यह एस्पार्टम से अधिक स्थायी होता है, परंतु इसका उपयोग करते समय मिठास नियंत्रित करना कठिन होता है। इसीलिए एलिटेम का यूज एस्पार्टेम की अपेक्षा कम किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करूंगा सुक्रालोज की। तो सुक्रोज का ट्राइक्लोरो व्युत्पन्न है। सुक्रालोज जो है दोस्तों वो सुक्रोज का ही व्युत्पन्न है, ट्राइक्लोरो व्युत्पन्न है। इसका रंग, रूप और स्वाद शर्करा जैसा होता है। यह खाना पकाने के तापमान पर स्थायी होता है। यह कैलोरी नहीं देता है, मतलब खाना पकाते समय हम इसे डाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब हम कांच के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे कांच के ऊपर। तो दोस्तों कांच जो होता है, साधारण कांच सिलिका, सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट का ठोस मिश्रण होता है। तो दोस्तों कांच कोई यौगिक नहीं होता है, यह ठोस वस्तुओं का मिश्रण होता है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि कांच के निर्माण में कच्चे माल के रूप में रेत, सोडा एवं क्वार्टर्ज का प्रयोग होता है। क्वार्टर्ज एक प्रकार का पत्थर होता है दोस्तों। इसके अलावा रेत और कच्चे माल के रूप में सोडे का उपयोग होता है। इसके अलावा दोस्तों कांच सिलिका और सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट का ठोस मिश्रण होता है। इसके अलावा दोस्तों कांच अक्रिस्टलीय ठोस के रूप में जाना जाता है, क्योंकि कांच को जब हम तोड़ते हैं तो ये बहुत ही चूर्ण के रूप में टूट जाता है दोस्तों। इसकी कोई आकृति नहीं होती और कांच का घाव बहुत ही गंभीर होता है। तो दोस्तों कांच को रोड पे ना फोड़े। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कांच अक्रिस्टलीय ठोस के रूप में एक अतिशीतित द्रव है। कांच अक्रिस्टलीय ठोस के रूप में अतिशीतित द्रव है, यानी कि काफी ठंडा द्रव होता है। इसीलिए कांच की क्रिस्टलीय संरचना नहीं होती है और न ही इसका कोई निश्चित गलनांक होता है। कभी कभी कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिया जाता है दोस्तों कांच का गलनांक क्या होता है, तो भैया कांच का कोई गलनांक नहीं होता, इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता, क्रिस्टलीय आकार नहीं होता और ना ही इसका निश्चित गलनांक होता है, क्योंकि यह अतिशीतित द्रव होता है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कांच का कोई निश्चित रासायनिक सूत्र भी नहीं होता है। अगर कंपटीशन एग्जाम में आपको क्वेश्चन आ गया कि कांच का रासायनिक सूत्र लिखो, 3 ऑप्शन दिया है, चौथे में दिया इनमें से कोई नहीं, तो आग बंद करके आप इनमें से कोई नहीं को लगा सकते हैं, क्योंकि कांच का कोई रासायनिक सूत्र नहीं होता, क्योंकि कांच कोई रासायनिक यौगिक होता ही नहीं दोस्तों, मैंने पहले ही आपको बता दिया। इसके अलावा कांच तो सिर्फ क्या होता है, ठोस पदार्थों का मिश्रण होता है, जैसे कि सोडियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट और सिलिका का मिश्रण होता है। सोडियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट और सिलिका का मिश्रण होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, रेशेदार कांच का उपयोग बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि रेशेदार कांच का उपयोग बुलेट प्रूफ यानी कि बंदूक की गोली से रक्षा करने वाले जैकेट को बनाने के लिए रेशेदार कांच का उपयोग किया जाता है। कभी कभी कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का उपयोग किया जाता है, तो दोस्तों उसके लिए रेशेदार कांच का उपयोग किया जाता है, क्योंकि रेशेदार कांच से जब बुलेट प्रूफ जैकेट का निर्माण किया जाता है, तो जब कोई बंदूक की गोली निकलकर बुलेट प्रूफ जैकेट से टकराती है तो वो रेशेदार कांच जो होता है दोस्तों वो धीरे धीरे बंदूक की गोली की गति को कम कर देता है, क्योंकि वो परतों के रूप में होता है और वो गति को धीमा कर देता है और उससे वो गोली बुलेट प्रूफ जैकेट को क्रॉस नहीं कर पाती और पहनने वाला व्यक्ति बच जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कांच का अनिलीकरण। तो दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि कांच की वस्तुओं को बनाने के बाद विशेष प्रकार की भट्टियों में डालकर उसे धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। इस क्रिया को कांच का अनिलीकरण कहते हैं और कांच को धीरे धीरे ठंडा करने से क्या होता है दोस्तों, उसे उचित आकार में बदला जा सकता है और उचित प्रकार का कलर में उसे ढाला जा सकता है।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कांच का रंग, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। कांच का रंग के ऊपर कभी कभी कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कांच का नीला रंग किस पदार्थ के कारण होता है, कांच का हरा रंग किस पदार्थ के कारण होता है और कांच का पीला रंग किस पदार्थ के कारण होता है। तो डिटेल में डिस्क्राइब करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम डिस्कस कर रहे थे कांच के रंग के ऊपर। तो दोस्तों कांच में मिलाए जाने वाले अनेक प्रकार के धात्विक यौगिकों के कारण कांच जो है वो अलग अलग प्रकार के रंगों को प्रदर्शित करता है। तो कांच में रंग देने के लिए अल्प मात्रा में धातुओं के यौगिक मिलाए जाते हैं, रंगीन यौगिक मिलाए जाते हैं। धात्विक यौगिक का चुनाव वांछित रंग पर निर्भर करता है, मतलब कि इच्छित रंग को देने के लिए, डिजायर्ड कलर को अपीयर करने के लिए डिजायर्ड यौगिक को मिलाया जाता है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एप्रोप्रिएट यौगिक को मिलाया जाता है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कांच के ऊपर चित्र बनाने के लिए फ्लोरीन का उपयोग किया जाता है। तो कभी कभी कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिया जाता है दोस्तों कि कांच के ऊपर चित्र बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो फ्लोरीन का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों कांच में डिजायर्ड कलर को अपीयर करने के लिए उसमें एप्रोप्रिएट कार्बनिक या धात्विक यौगिक को मिलाया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फोटोक्रोमिक कांच सिल्वर ब्रोमाइड की उपस्थिति के कारण धूप में स्वतः ही काला हो जाता है। तो दोस्तों जो फोटोक्रोमिक कांच होता है जिसका उपयोग सनग्लासेस में किया जाता है, वो फोटोक्रोमिक कांच जो होता है दोस्तों उसमें सिल्वर ब्रोमाइड की उपस्थिति के कारण धूप में स्वतः ही काला हो जाता है और हमारी आंखों पर ज्यादा सनलाइट नहीं आता है और हमें अच्छा फील होता है। तो दोस्तों कभी कभी कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सन ग्लासेस में कौन से कांच का उपयोग किया जाता है, तो दोस्तों सन ग्लासेस में फोटोक्रोमिक कांच का उपयोग किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है दोस्तों कंपटीशन एग्जाम में कि फोटोक्रोमिक कांच धूप में अपने आप काला किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो दोस्तों फोटोक्रोमिक कांच धूप में रासायनिक पदार्थ सिल्वर ब्रोमाइड की उपस्थिति के कारण स्वतः ही काला हो जाता है, जिससे हमारी आंखों को ठंडक महसूस होती है और हमें साफ साफ क्लियर दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके बाद में मैं आपको एक टेबल समझाने वाला हूं जो मिश्रित पदार्थ है जो मिलाए जाते हैं कांच में जिससे कि विभिन्न प्रकार के रंग आते हैं। तो दोस्तों वर्सेटाइल डिजायर्ड कलर को अपीयर करने के लिए जो एप्रोप्रिएट यौगिक मिलाए जाते हैं उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों, कांच का रंग गहरा नीला, इसके लिए आपके कांच में कोबाल्ट ऑक्साइड को मिलाया जाता है जिससे आपका कांच गहरा नीला हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट है कलर हरा। अगर आपको हरे रंग का कांच बनाना है तो दोस्तों उसमें सोडियम क्रोमेट या फेरस ऑक्साइड मिलाया जाता है। मैंने आपको बताया दोस्तों ज्यादातर आयरन के ऑक्साइड जो होते हैं वो हरे रंग के होते हैं, जैसे कि मैं बात करूं फेरस सल्फेट की जिसे हरा कशिश कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करेंगे हम नारंगी या लाल रंग की। तो नारंगी या लाल रंग के कांच को बनाने के लिए सिलेनियम ऑक्साइड को मिलाया जाता है। सिलेनियम ऑक्साइड से दोस्तों कांच का रंग नारंगी लाल हो जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भूरा रंग, अगर आपको भूरे रंग का कांच बनाना है तो उसके लिए फेरिक ऑक्साइड को मिलाया जाता है। लेकिन दोस्तों अगर आपको हरा रंग बनाना है तो उसके लिए फेरस ऑक्साइड को मिलाया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करूंगा रूबी लाल की। तो अगर आपको एकदम लाल, गहरा लाल, रूबी लाल कलर का कांच बनाना है तो उसके लिए गोल्ड क्लोराइड को मिलाया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पीला, अगर आपको पीले रंग का कांच बनाना है तो उसके लिए कैडमियम सल्फेट या यूरेनियम ऑक्साइड को मिलाया जाता है। दोस्तों पीले रंग के कांच के लिए कैडमियम सल्फेट या यूरेनियम ऑक्साइड को मिलाया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पीकॉक नीला यानी कि मोर की तरह नीला अगर आपको कांच बनाना है दोस्तों तो उसके लिए क्यूप्रिक लवण को मिलाया जाता है। क्यूप्रिक लवण यानी कि कॉपर के लवण को मिलाया जाता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करेंगे हरे रंग का। अगर आपको हरे रंग का टोटली हरे रंग का कांच चाहिए तो उसके लिए क्रोमियम ऑक्साइड को मिलाया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लाल रंग के लिए मैग्नीशियम डाइऑक्साइड को मिलाया जाता है। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, मैग्नीज का रंग लाल टाइप का होता है। इसके अलावा आपने पोटेशियम परमैंगनेट को भी देखा होगा जो लाल रंग की दवा होती है जिसका सूत्र KMnO4 होता है, जहां पर मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या +7 होती है। कॉम्पिटिशन एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्यूप्रस ऑक्साइड जो होता है दोस्तों ये चटक लाल रंग के कांच के निर्माण के लिए बहुतायत से प्रयोग किया जाता है। द अबंडेंट यूज ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड फॉर प्रोड्यूस चटक लाल यानी कि रेड कलर कांच प्रोडक्शन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके बाद में हम बात करेंगे
कांच के प्रकार, संगठन और उपयोग के बारे में। एक छोटी सी टेबल है दोस्तों, कभी कभी कंपटीशन एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो बात करेंगे हम फ्लिंट कांच की। तो फ्लिंट कांच जो होता है दोस्तों, इसमें सोडियम कार्बोनेट, लेड ऑक्साइड व सिलिका होती है। इसका उपयोग कैमरा व दूरबीन के लेंस व विद्युत बल्ब बनाने के लिए किया जाता है। तो कभी कभी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों कि दूरबीन के लेंस या कैमरे के लेंस किस कांच के द्वारा बनाए जाते हैं, तो दोस्तों ये फ्लिंट कांच के द्वारा बनाए जाते हैं, फ्लिंट कांच। इस फैक्ट को याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों दूसरा है पायरेक्स कांच। ये सोडियम सिलिकेट या बेरियम सिलिकेट का बना होता है। तो दोस्तों इसमें संगठन के ऊपर आपको ज्यादा फोकस नहीं करना है, इस बात पे ज्यादा फोकस करना है कि किस कांच का उपयोग किस क्षेत्र में ज्यादा किया जाता है। तो दोस्तों फ्लिंट कांच का उपयोग कैमरा या दूरबीन के लेंस बनाने के लिए किया जाता है। कैमरे के लेंस या दूरबीन के लेंस या विद्युत बल्ब बनाने के लिए फ्लिंट कांच का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों आपके जो बाइक में टू व्हीलर या फोर व्हीलर के सामने जो हेडलाइट होता है वो भी फ्लिंट कांच से बनाया जाता है, उसका जो फोकस होता है। इसके अलावा दोस्तों बात करूंगा मैं पायरेक्स कांच की। पायरेक्स कांच का उपयोग प्रयोगशाला के उपकरण बनाने के लिए किया जाता है। ये सोडियम सिलिकेट या बेरियम सिलिकेट का बना होता है। आगे बात करूंगा दोस्तों सोडा कांच की। सोडा कांच का उपयोग ट्यूबलाइट, बोतलें, प्रयोगशाला के उपकरण व दैनिक प्रयोग के बर्तन व धूप चश्मों के लेंस बनाने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि धूप चश्मों के लेंस किस कांच से बनाए जाते हैं, तो सोडा कांच से बनाए जाते हैं, क्योंकि वो सोडे की तरह सफेद होते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्रूक्स कांच के ऊपर। क्रूक का मतलब होता है दोस्तों धूर्त। क्रूक मूवी आई थी इमरान हाशमी की, आपने देखा होगा, उसके सॉन्ग काफी अच्छे हैं। तो दोस्तों क्रूक का मतलब होता है धूर्त। तो धूर्त कांच किसे कहते हैं, तो धूर्त कांच जो होता है दोस्तों वो सीरियम ऑक्साइड सिलिका होता है। इसका उपयोग धूप या चश्मों के लेंस को कहा जाता है। तो वो धूर्त व्यक्ति जो होता है दोस्तों वो लोगों को बेवकूफ बनाता है। ठीक उसी प्रकार जो क्रूक कांच जो होता है जिससे हम लेंस से हम पंखे या धूप के चश्मे बनाते हैं, धूप या धूप के चश्मे बनाते हैं, तो उससे हमें लगता है कि हम धूप में तो खड़े हैं लेकिन हमको लगता है छांव में खड़े हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं पोटास कांच। पोटास कांच जो होता है दोस्तों इसका उपयोग अधिक ताप तक गर्म किए जाने वाले कांच के बर्तन व प्रायोगिक उपकरण यानी कि केमिस्ट्री के लैब के जो बीकर होते हैं जिन्हें हम गर्म करते हैं बर्नर की सहायता से, उस प्रकार के बीकरों का निर्माण पोटास कांच से किया जाता है दोस्तों। आगे बढ़ते प्रकाशीय कांच के ऊपर डिस्कस करेंगे। प्रकाशीय कांच जो होता है दोस्तों ये पोटेशियम कार्बोनेट, लेड व सिलिका से मिलकर बना होता है। इसका उपयोग सूक्ष्मदर्शी, टेलीस्कोप व प्रिज्म बनाने के लिए किया जाता है और चश्मा बनाने के लिए भी किया जाता है। तो प्रकाशीय कांच जो होता है दोस्तों इसका उपयोग प्रकाशीय यंत्रों को बनाने के लिए किया जाता है, जैसे चश्मा, सूक्ष्मदर्शी, टेलीस्कोप यानी कि दूरदर्शी और प्रिज्म बनाने के लिए प्रकाशीय कांच का उपयोग किया जाता है दोस्तों। कभी कभी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि चश्मा, सूक्ष्मदर्शी, टेलीस्कोप या प्रिज्म बनाने के लिए किस कांच का उपयोग किया जाता है, तो प्रकाशीय कांच का उपयोग किया जाता है दोस्तों। तो इस तरह से मेरा महत्वपूर्ण वर्सेटाइल एग्जाम्स के लिए बनाया गया यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं दोस्तों। तो इस तरह दोस्तों मेरा ये वीडियो कंप्लीट हुआ। इसके बाद में मेरा बहुत ही शानदार इस केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट का लास्ट लेक्चर आने वाला है, तो उसे भी जरूर देखें दोस्तों। और इसके बाद में बायो की प्लेलिस्ट को कंटिन्यू करने वाला हूं। तो ऐसे ही शानदार और धांसू वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू वाले बेल बटन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन के बटन पर टैप करें। तो मैं था आपका दोस्त इंजीनियर प्रवीण कुमार बागड़े। मिलेंगे ऐसे ही धांसू वीडियोस के साथ आगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, नमस्कार, खुदा हाफिज दोस्तों।